स्टार्ट कर दीजिए। तो कल तो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ऑस्मोटिक प्रेशर इन व्हाट कॉलम। पाई स्टैंड फॉर व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी concentration of solution, also directly proportional to temperature। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया? RCT, जहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलिए या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पाई का फार्मूला क्या हो गया? इसको CRT बोलने में थोड़ा बढ़िया रहेगा याद करने में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से नहीं लगता है कि सर ये तो बिल्कुल सी के लिए तो N/V नंबर ऑफ मोल्स, सी यहाँ पे मोलरिटी है, याद रहेगा। और R का वैल्यू यहाँ पे 0.0821 पकड़िएगा, कितना लेना है, तभी यूनिट वाइज सही हो पाएगा। और तब यहाँ पे प्रेशर किस में आएगा? ATM में आएगा, करेक्ट है। जनता कि ए PV इक्वल टू NRT से मैच कर गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू NRT। गैस लिफ्ट हुई तो ना PV इक्वल टू, सर जिस सिर्फ याद करने के लिए नहीं बोलो कि गैस हो गया, राइट, बट याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है ρGH और एक ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है CRT। अब होगा क्या कि H देकर C पूछूंगा, H देकर क्या पूछूंगा? दो फार्मूला आपके पास है, करेक्ट है ना ऑनलाइन स्टूडेंट। आज बायो का बोर्ड का टेस्ट है, मैसेज मिला है ना, छोड़िएगा नहीं। और 2 सैम्पल पेपर है 2 आवर में, मुझे लगता है कि इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। बायो में तो ऑब्जेक्टिव ही है, उसमें जितना फास्ट सॉल्व करके जा सकते हैं। अब डेली किसी न किसी चीज़ का टेस्ट रखूँगा। मैं चाहता हूँ एग्जाम में बैठने से पहले, हो सकता है कल केमिस्ट्री रख दें, एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 5-5 टेस्ट दे दीजिए, बहुत ही बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और बिल्कुल डिटो उसी पैटर्न का टेस्ट भी ले रहा हूँ, तो बेनिफिटेड रहेंगे। थोड़ा सा आपको फील होगा कि टाइम किलिंग है, पर टाइम किलिंग नहीं, पूरा सिलेबस का रोटेशन आपको दिमाग में आएगा, ठीक है। तो खुद से तो नहीं हो पाएगा ये काम सिस्टमेटिक, बट मैं ही कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहेगा कि H देंगे तो आप इसको निकालिएगा जब प्रेशर, तो G का 9.8 लीजिएगा और रो का वैल्यू kg/m³ में, तो ये वैल्यू आएगा Nm/m² में। तो क्या Nm/m² को ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसे डिवाइड कर कर? ये याद रखने का रिक्वायरमेंट है या चलते फिरते याद रहना पड़ेगा, राइट, ठीक है ना। और कॉलम में हाइट हो सकता है कि mm में दें या सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बोलते हैं ना यूनिट का ख्याल रखना है। तो A देकर A पूछेंगे या A देकर A पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए सर स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि इसमें यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है
और कोई एक और सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट कॉमन है, लेट अस सपोज सॉल्वेंट इज वाटर, और तब आपसे पूछेंगे नेट ऑस्मोटिक प्रेशर, करेक्ट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे कैसे हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक था ना, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, वैसे ही नेट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू नेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ईच सॉल्यूट, सॉल्यूशन ऑफ ईच सॉल्यूट, करेक्ट। तब यहाँ पे क्या लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू यूरिया प्लस जस्ट लाइक डाल्टन्स लॉ का छोटा भाई, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ग्लूकोज। सर 3 रहता तो सबका निकालते, तो नेट ऑस्मोट सेम सॉल्वेंट में हो सकता है ना मोर देन वन सॉल्यूट, नो डाउट वी आर स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन, बट एक बार बाइनरी के लिए सीख लिए तो ट्राइनरी के लिए भी तो सीख लेंगे, राइट। तो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इच सॉल्यूट, करेक्ट। यहाँ पे 3 रहता, ए रहता, बी रहता और डी रहता, ए बी सी डी 4 सॉल्यूट रहता और सॉल्वेंट वाटर रहता, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू ए, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू बी प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू सी, सबका अलग अलग निकालते हैं, बाद में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, करेक्ट है ना ऑनलाइन स्टूडेंट। चलिए अब लिखिए हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। चलिए स्टूडेंट, तो किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, करेक्ट, या कौन सा सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक है, ये बात करने के लिए ना था कि कंपेरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो जिसका ज़्यादा रहेगा उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा और कम के लिए 2 सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन के लिए कंपेयर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये तीनों टर्म रिलेवेंट कब है, व्हेन वी हैव एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, करेक्ट। तो पहला पॉइंट लिखिए, द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर मोर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर आर मोर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, and if the solutions having a same osmotic pressure then called isotonic, ठीक है ना। बोले व्हेन वी कंपेयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो विच वन इज हाइपोटोनिक एंड विच वन इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। इसका कॉन्संट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, 2/2, ऐसा कॉन्संट्रेशन है हाफ मोल, तो अभी इसलिए क्या लिखिएगा पाई इक्वल टू, और दोनों का टेम्परेचर मैं सेम रख रहा हूँ, ये सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके वजह से भी गड़बड़ हो सकता है, टी इज कीपिंग कांस्टेंट। तब इसको क्या बोलिएगा, हाइपर
टोनिक, आइसो क्या बोलिएगा, हाइपोटोनिक, ठीक है। डायग्राम बनाइएगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल वगैरह सब हो गया स्टूडेंट? एक फर्स्ट टर्म का फाइनल प्रैक्टिकल है ना? ओके, कल फिनिश। कौन सा स्कूल अभी चल रहा है? अलग अलग, ओके। मतलब ये स्कूल का एक्टिविटी पैरेलली चलते रहेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो फिजिकल केमिस्ट्री का 2 ही चैप्टर का बनाना है। कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, इतना सारा प्रॉब्लम करवाए हैं, वही उससे आएगा क्वेश्चन। परसेंटेज वेट बाय वेट देके बाकी पूछेंगे, हो जाएगा ना। और सॉलिड स्टेट का शॉर्ट नोट्स हो गया, फार्मूला का। HCP का याद रखिएगा, हाइट और वॉल्यूम, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आने के चांस ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन का भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और ऑर्गेनिक का जितना रिएक्शन पढ़ाए हैं उसका शॉर्ट नोट्स एज सुन एज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगर मैंने बोल दिया C1 ग्रेटर देन C2, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपोटोनिक है? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैंने आपको टास्क दिया कि मुझे ऑस्मोसिस रोक देना है, क्योंकि अगर 2 सॉल्यूशन के बीच में SPM डालेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से, पहले तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, बट सॉल्वेंट नहीं, अब दोनों सॉल्यूशन ही है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो कहाँ से, तो उसको रोकने के लिए किधर आपको पिस्टन लगाना पड़ेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और इधर ही पिस्टन लगाना पड़ेगा। नहीं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और पिस्टन भी किधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस तरफ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, इस तरफ रुकना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, करेक्ट। बट कितना लगाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। हाउ मच मिनिमम प्रेशर अप्लाइड फॉर द स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, देखिए, हाउ मच मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मिनिमम प्रेशर, करेक्ट, रिक्वायर्ड, ये मिनिमम प्रेशर स्टूडेंट रहेगा π1 माइनस π2। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में जितना इसका एक्स्ट्रा रहेगा ना प्रेशर, उसका डिफरेंस π1 माइनस इतना यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अप्लाई कर दिए तो यस रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस पे आएगा तो बन जाएगा, तो C1 माइनस C2 इंटू व्हाट, तो ये ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि आना चाहिए ऐसा डायग्राम बनाकर, ठीक है। इसका मतलब 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को SPM से सेपरेट करते हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसी तरफ पिस्टन लगाना पड़ता है।
बड़ा नहीं जो लगता है, प्रेशर इसके ज़्यादा है, इधर ही प्रेशर लगाना पड़ रहा है, राइट। बट वो सारा गेम किसका हो गया है, SPM का हो गया है, करेक्ट। अब देखिए एक और डायग्राम बनाते हैं। एक दिन मैं क्लास लूँगा नहीं, बट जूम पे रहूँगा ऐसे अपना ऑफिस में चेयर पे बैठा हुआ, ये लगा कर NCERT लेके एक एक पेज देखते बोलते रहेंगे, बात करेंगे, और आप लोग भी NCERT घर पे लेके बैठे रहिएगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए। कौन कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है। मतलब ये काम मतलब मैं 1 आवर करूँगा ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी करेंगे भाई, एग्ज़ाम से पहले इतना वेट है करूँगा। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आपको 10 दिन बिल्कुल फ्री छोड़ने वाला हूँ। 28 से लेकर 8 तारीख तक कोई क्लास नहीं दूँगा। 28 से लेकर 8 सारा काम मुझे उसी से पहले करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कर ही चुका हूँ। क्योंकि आपको फ्री नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी देखते हैं कितना क्लास कम कर दिया हूँ, शाम का रात में का कहाँ क्लास में ले रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तब आपको काम करना है, अब आपका काम तो मैं करूँगा नहीं, सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, मैं पढ़ाते ही रह जाऊँगा, तब सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा। इवन RK सर वगैरह का क्लास भी मैं ऑल ऑफ सडन डाउन कर दूँगा। एक आध सैम्पल पेपर और डिस्कस करने के बाद कोई क्लास नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, और टेस्ट देते रहिए। ऐसे मेन पेपर आपका कब तक ख़त्म हो जाएगा? साइंस का पेपर 18 पक्का ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा मुझे रूटीन फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मेन पेपर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। जो रेगुलर क्लास है, और जो नहीं ज्वाइन करेंगे तो वीडियो देखेंगे बाद में, नहीं तो बहुत स्लो हो जाएगा ना सिलेबस। तब तक मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा 18 तक आपको। 18 तक अगर डिस्टर्ब भी करेंगे तो बस उसी टॉपिक का, केमिस्ट्री है तो उसका प्रैक्टिस करवाऊँगा, फिजिक्स है उसका प्रैक्टिस क्लास होगा 1 आवर का, ठीक है। बाकी जगह भी तो यही किया जाएगा। स्कूल में भी तो छुट्टी रहेगा, राइट। स्कूल तो शायद 20 के बाद ही छोड़ देना चाहिए, अभी तक पढ़ा रहे हैं। चलिए 2 लीटर 2 मोल यूरिया एंड 2 मोल NaCl, दोनों में वॉल्यूम सेम है। क्या हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड को आइसोटोनिक बोल सकते हैं? बोलिए। नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो इसको डाले हैं, इसका यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर। बट NaCl यहाँ पे जाके 2 मोल जो दिख रहा है वो 4 मोल का काम करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अभी तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब धीरे धीरे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl का 2 मोल अंदर जाके 2 मोल का, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि 2 मोल का काम करेगा, अंदर में जाकर कितना मोल का काम कर देगा? 4 मोल का। वजह ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, नेचर एंड कैरेक्टर और शेप और साइज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल। उसको मतलब नहीं कि NaCl साथ में रख रहा है अलग, तो यहाँ पे जाके NaCl साथ में रहेगा या Na प्लस और Cl माइनस। आपने बजा 2 मोल पार्टिकल, अंदर जाके बन गया 4 मोल सॉल्यूट पार्टिकल, राइट। तो 4 मोल का शो करेगा ना, इसका मतलब लुक्स लाइक आइसोटोनिक बट एक्चुअली इट इज हाइपरटोनिक। इट इज व्हाट? हाइपरटोनिक। एक काम क्यों हुआ? ड्यू टू डिसोसिएशन, जो कि आपने नहीं सोचा था, तो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ या एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल का रीजन डिसोसिएशन, क्या रहा? डिसोसिएशन। ये हाइपरटोनिक, आए क्या रहेगा? लिख लीजिएगा कि इसको हाइपरटोनिक क्यों बोल रहे हैं, बाद में रिविजन के टाइम पे याद नहीं रहेगा।
चलिए इसको हटाएं। ओके, अब यहां देखिएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के लिए क्या रहना चाहिए? कंसंट्रेशन नहीं सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। पाई वन इक्वल टू व्हाट? C1R/T1 मस्ट भी इक्वल टू व्हाट? C2R/T2, करेक्ट। अब यहाँ पे बट ये लिखिएगा फॉर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल मतलब जहाँ पे नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एबनॉर्मल का दो वजह होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसी चीज़ के लिए फॉर नॉर्मल के लिए अगर इफ़ T1 इक्वल टू T2 हो गया, यहाँ देखिएगा, देन आप बोल सकते हैं R तो कैंसिल हो जाएगा, देन बोल सकते हैं C1 इक्वल टू व्हाट, बट ओरिजिनल क्या था? पाई1 इक्वल टू पाई2। अगर T1 T2 नहीं सेम रहेगा तो क्या बोल सकते हैं C1 इक्वल टू C2? नहीं बोल सकते हैं। बस फार्मूला पे रुकना होता है। अब आइसोटोनिक के लिए कोई समझा दिया, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। भाई कॉन्सेंट्रेशन तो डिफरेंस में था ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन मैंने बोला या सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो बोला गया उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। और तब C1 इक्वल टू C2 किसके लिए? नॉर्मल के लिए। किसके लिए? लेकिन अभी आपको एक नॉर्मल नहीं पढ़ा, एबनॉर्मल नहीं पढ़ाया है स्टूडेंट, बट ये 2 मिनट मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर एबनॉर्मल रहेगा तो पाई1 इक्वल टू पाई2 लिखिएगा, और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब निकालते हैं तो उसका सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट रहता है उसका वान डर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो I C1R/T1 इक्वल टू क्या? I1 C1R/T1 इक्वल टू व्हाट? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि I1 I2 क्या है। और इफ़ T1 इक्वल टू T2 देन क्या लिखेंगे? I1 C1 इक्वल टू I2 C2। तब उस केस में अगर I1 I2 का वैल्यू सेम नहीं है तो क्या C1 C2 सेम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 2 फार्मूला आइसोटोनिक के लिए, एक नॉर्मल के लिए और एक एबनॉर्मल के लिए, ठीक है ना। अब लिखिए स्टूडेंट, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला इतना ही है, बट इसमें जो प्रॉब्लम जो बनाना स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट आपको नजर आएगा। हो गया यहाँ पे? थोड़ा बहुत बैरोमीटर पढ़े हैं? सुने हैं? बैरोमीटर में 1 ATM के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? उसमें हाइट, जो लिक्विड लेता है वो उसका वेट की वजह से जितना प्रेशर क्रिएट होता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो और उसका वैल्यू अगर उस हाइट की वजह से अगर 1 ATM होता है तो उसी हाइट को हम लोग 1 ATM के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो ρgh, करेक्ट। और यहाँ पे 1 ATM के बराबर कितना? 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में बैरोमीटर में डिफरेंट लिक्विड डाल सकते हैं, बट सबसे सूटेबल है मरकरी, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अदरवाइज बैरोमीटर जो आप इक्विपमेंट्स बनाए हैं और उसका कॉलम का हाइट ही अगर 10 से 11 मीटर हो जाए, पोर्टेबल रहेगा?
तो वाटर लेंगे तो वही हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा डेंस लिक्विड कौन सा है? मरकरी है। नॉन स्टिकी भी है और साथ में क्या है, उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। बट यहाँ पे दूसरा भी ले सकते हैं लिक्विड। वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ व्हाट? वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ मरकरी, करेक्ट। उसी का हाइट के रेस्पेक्ट में याद रहता है 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू 180 m। पर दूसरा लिक्विड भी डाल सकते हैं, लेकिन दूसरा लिक्विड को आपको याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे तो ये तो कर सकते हैं ना, ρ1gH1 इक्वल टू वाट? ρ2gH2 इक्वल टू 180 m। अगर लिक्विड ले जिसका डेंसिटी ρ1 है तो हाइट H1 आएगा, लिक्विड ले जिसका डेंसिटी ρ2 है तो हाइट क्या आएगा? H2 आएगा। दोनों में कॉमन क्या रहेगा? तो ρ1H1 इक्वल टू वाट? ये मैंने किस लिए फार्मूला आपको दिया? बैरोमीटर में वन लिक्विड का अगर हाइट दिया, सपोज कीजिए मैंने प्रेशर ऐसे दे दिया, प्रेशर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ऑफ एसीटोन। अब आप तो यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। आप तो फेमिलियर हैं किसके हाइट के रेस्पेक्ट में? मरकरी के हाइट के रेस्पेक्ट में। तब इस मरकरी का हाइट रहता तो आप कन्वर्ट कर लेते, जो भी हाइट रहता है उसको 760 mm से डिवाइड करके 180 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे एसीटोन का आपको पता है क्या कि कितना हाइट ऑफ एसीटोन इक्वल टू 180 m? नहीं पता है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये तो कर सकते हैं, रो एसीटोन हाइट एसीटोन इक्वल टू रो मरकरी हाइट मरकरी, करेक्ट। और इस फार्मूला से हम लोग हाइट ऑफ मरकरी बैरोमीटर में निकाल लेंगे। किस फार्मूला से? तो यहाँ से निकल जाएगा। और ये हाइट ऑफ मरकरी निकल गया तो वो ये हाइट इस हाइट के इक्विवेलेंट रहेगा। क्या रहेगा? तो अगर इसका हाइट पता चल जाएगा तो मैं दिया रहेगा एसीटोन का हाइट, मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। दिया रहेगा किसका? एसीटोन का हाइट, मैं उसको मरकरी का हाइट में कन्वर्ट करूँगा बाय दिस फार्मूला, और फिर उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg से डिवाइड करेंगे ATM में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। तो ये फार्मूला है, इसका यूज ऐसे रहेगा। यह एक्सरसाइज सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 16 में इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम पे आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, फार्मूला पुटिंग ही आने का चांस है, पर फिर भी रेडी रहिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मॉलिकुलर वेट किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का होता है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का भी होता है? बोलिए, एयर का मॉलिकुलर वेट होता है 29 ग्राम पर मोल। तो एयर क्या है? कोई एक पार्टिकुलर कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ गैस है? तो एवरेज मॉलिकुलर वेट इक्वल टू क्या आप नहीं पढ़ते हैं? N1M1 प्लस N2 M2 N3 M3 डिवाइड बाई N1 प्लस, लिखिए फार्मूला। ऐसे तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ने को है, और आप लोग बोले भी थे कि सर मोल कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया बहुत पहले जब मैं प्लेलिस्ट फाइल शेयर करता था। पक्का कहीं मिला होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिलेगा, राइट। जून से पहले तो सारा प्लेलिस्ट फाइल मेरा फॉलो कर लेंगे 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का, मेडिकल में बैठने से पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। किसी कंटेनर में मैंने क्लोरीन गैस लिया, बट वो क्लोरीन गैस का डिसोसिएशन हुआ है और किस में कन्वर्ट हो गया? 2Cl, मतलब मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एटम। लेकिन 100% नहीं हुआ है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 है, करेक्ट।
तो पूछा गया है फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर। मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है ए, इसका कितना 0, बट T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से जाएगा कितना x। ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन किए थे, ठीक है डी। तो यहाँ पे कितना बनेगा स्टूडेंट 2x, और x का वैल्यू क्या अल्फा इंटू ए लिख दें। तो यहाँ पे a माइनस ए अल्फ़ा और 2a अल्फ़ा हो गया। अब मॉलिक्यूलर वेट इस फार्मूला पे बैठा सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर के लिए क्या लिखते हैं, आपके पास मिक्सचर में दो ही टाइप का गैस है ना, क्लोरीन है और क्लोरीन है। अब बोलिए सर एक ही टाइप का तो हुआ, दो टाइप का है, एक मॉलिक्यूलर क्लोरीन एक एटॉमिक क्लोरीन, करेक्ट, मॉलिक्यूलर क्लोरीन एंड। तो N1 M1 प्लस वाट N2 M2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, N1 के लिए क्या लिख सकते हैं a माइनस ए अल्फ़ा इंटू 71, करेक्ट है ना, और 2a अल्फ़ा इंटू 35.5 लिख सकते हैं। एटॉमिक क्लोरीन का एटॉमिक वेट लेंगे और डिवाइड बाई, हम दिमाग काम करते रहना चाहिए फास्टली। देखिए तो मैं सही किया, सब में से ए कॉमन ले सकते हैं, सब हर टर्म में ए है और नीचे भी हर टर्म में ए है, और ए और ए कैंसिल हो गया, होना भी चाहिए था, दिया हुआ नहीं था, मैं तो मान लिया था, दिया हुआ तो अल्फा था, राइट। तो एक को ख़त्म कर दें तो कितना हो जाएगा 71 माइनस 71 अल्फ़ा अब प्लस 71 अल्फ़ा और डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फ़ा। सब मैंने कैलकुलेट कर दिया। मुझसे ज़्यादा फास्ट आपका रहनी चाहिए कैलकुलेशन। ब्रैकेट ही तो ओपन करना है भाई। 71 हो गया, 1 है, 71 अल्फ़ा हो गया, और 35.5 इंटू 2 कितना होता है 71। अब बीच में बेचारा अल्फ़ा बचा हुआ है और ए ख़त्म, राइट। मैं क्या किया होगा, ब्रैकेट ओपन किया होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया होगा। यहाँ तो कोई इंटीग्रेशन वाला है नहीं बात। कितना हो जाएगा 71 बाई 1.6। आपको नहीं लगता है कि ये मॉलिक्यूलर वेट 71 से कम दिखेगा, राइट। दिखना भी चाहिए था। जहाँ पे डिसोसिएशन होता है वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट से कम नजर आता है, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं होता तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता, बट डिसोसिएशन होने से एटम के भी फॉर्म में हो गया, करेक्ट। इसका मतलब डिसोसिएशन के केस में जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट है वो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट जो दिमाग में आपको बैठा हुआ है क्लोरीन को लेकर 71 उससे कम दिखता है, ठीक है ना। और एसोसिएशन होता तो देखते हैं इतना बड़ा बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर हो जाता है। कैसे, स्ट्रिंग का रस्सी जानते हैं, सॉरी नाइलन का रस्सी, नाइलन नहीं नाम सुने हैं, जिस पे कपड़ा डालते हैं, राइट। तो नाइलन कितना बना सकते हैं सर, जितना मेरा रिक्वायरमेंट उतना मार्केट से खरीद के लाऊंगा, राइट। नाइलन क्या है, नाइलन 6 या नाइलन 66 पॉलीमर ही तो है, आर्टिफिशियल। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट माय रिक्वायरमेंट, जितना बड़ा बनाना है उतना हम उसमें डालते रहेंगे मोनोमर, राइट। इसका मतलब उसका मॉलिक्यूल बड़ा हो, उसका मॉलिक्यूल वेट ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट। तो ज़्यादा कब हो रहा है, जब एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन मॉलिक्यूलर वेट मेन जो मोनोमर का रहता है उसे ज़्यादा दिखता है और डिसोसिएशन में कम दिखता है, करेक्ट है ना। ये मैं जस्ट छोटा सा डेमो दे रहा था, हो गया।
चलिए यहाँ देखिएगा, मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखेगा, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो कांस्टेंट मास को कांस्टेंट करते हुए मोल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में क्या रिलेशन रहेगा, यस इन्वर्सली। अब मोल, अब यहाँ देखिएगा, मोल कम तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम, मोल कम तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा या कम, कम हो जाएगा। तो क्या यहाँ से ये बोल सकते हैं N1 बाई N2 इक्वल टू M2 बाई M1, मॉलिकुलर वेट ऑफ 2 बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ, बट ये बात बोलने के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, मास इज कीपिंग कांस्टेंट। एक मिनट, अब एक रुकना है। तो स्टूडेंट कॉलिगेट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक्चुअली हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से भी मॉलिकुलर वेट निकालते हैं किसी का, सॉल्यूट का। किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट द मॉलिकुलर वेट। बट अगर आपका नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं रहा तो जो मॉलिकुलर वेट आएगा वो थियोरेटिकल, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, उसका मॉलिकुलर वेट माइंड में 60 बैठा हुआ है, बट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालिएगा तो 80 आ जाए। तो जो आप सोच रहे थे थियोरेटिकल नॉर्मली वो आएगा, आया या उससे ज़्यादा आ गया। ज़्यादा क्यों आ गया होगा सर, शायद एसोसिएशन हो गया होगा, करेक्ट। इसका मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से के हेल्प से, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से जो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वो समटाइम्स कम दिखता है, समटाइम्स ज़्यादा दिखता है, और समटाइम्स बिल्कुल एक्चुअल दिखता है। तो जब एक्चुअल दिख रहा है मतलब देयर इज नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, बट ज़्यादा कम दिख रहा है मतलब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, करेक्ट है ना। लिखिए एक लाइन नोट करके, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट molecular weight with the help of colligative property, with the help of colligative property। लिखिए एक और एक पॉइंट बनाइए, समटाइम्स value of molecular weight may be less or more with respect to actual molecular weight। जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो समटाइम्स लेस रहता है, समटाइम्स मोर रहता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्चुअल जो उसका है। इट हैपेंस ड्यू टू abnormal character of solute after dissolving in solvent। This happens due to abnormal character of solute after dissolving in solvent, and this abnormal character is due to association or dissociation। अब लिखिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल क्या कब बोलेंगे, जो आप एक्चुअल में पेपर पे, मतलब बिफोर डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट सॉल्यूट को, यहाँ देखिए सब लोग, सॉल्यूट का जब सॉल्वेंट में डालने से पहले आपके माइंड में एक पेपर वर्क रहेगा थियोरेटिकल, इतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नज़र आना चाहिए। तो जो आपका थियोरेटिकल है उसके रेस्पेक्ट में कम या ज़्यादा आ गया
इसका मतलब आपका नॉर्मल के साथ मैच नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल। लिखिए, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिजॉल्विंग इन solvent, after dissolving in solvent। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चार ही तो है। ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं? Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट्स, करेक्ट, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हाँ या ना? एसोसिएशन और डिसोसिएशन से पहले जो मुझे रहेगा वही तो मेरा क्या रहेगा? नॉर्मली हम लोग जानेंगे। और Cp अब नॉर्मल क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट? नंबर ऑफ मोल भी तो नंबर ही है ना, पार्टिकल का संख्या है, राइट। तो क्या पार्टिकल के जगह पे मोल लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, तो क्या लिख सकते हैं? Cp नॉर्मल डायरेक्टली टू नंबर ऑफ मोल नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या? बिफोर। और Cp एब नॉर्मल डायरेक्टली टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स एब नॉर्मल। एब नॉर्मल का मतलब क्या? आफ्टर एसोसिएशन डिफरेंस जो जितना रहेगा उसका एग्जाम्पल से समझा दूंगा, डोंट वरी। तो एग्जाम में आएगा सिर्फ, यहाँ देखिएगा, एग्जाम में कोई आपको बिल्कुल बच्चा टाइप ऐसा नहीं बोलेगा फाइंड Cp एब नॉर्मल। वहाँ पे रहेगा फाइंड आउट कॉलिगेट ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या? आप रियल वैल्यू देकर आएंगे। रियल मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मतलब जो एबनॉर्मल हो रहा है, जो एक्चुअल में हो रहा है वही तो वैल्यू निकालेंगे। जो पेपर पे है वो बताइएगा या जो ओरिजिनल है? जो ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल क्या रहेगा? अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो Cp एबनॉर्मल बाई Cp नॉर्मल इक्वल टू क्या लिखेंगे? N एबनॉर्मल और डिवाइड बाई, सही है ना? डिवाइड करिए इससे, करेक्ट। आई इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल के साथ इसका रिलेशन था उल्टा वाला।
क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हम लेंगे तो मास तो वहाँ पे फिक्स कर दिए, मास क्या कर दिए, फिक्स कर दिया। लिखिएगा हो गया एवरीवन। चलिए अब लिखिए केस ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन उससे पहले ये देखिए सीपी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जितना टाइम्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा कब होगा, डिसोसिएशन में पार्टिकल ज़्यादा हो जाएगा, कम कब होगा, एसोसिएशन में। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जितना टाइम्स ज़्यादा और कम होता है उसके लिए हम लोग एक रेशियो निकालते हैं और उस रेशियो का नाम दिया गया है आई, विच इज नोन एज व्हाट, वान डर फैक्टर, विच इज नोन एज व्हाट, यही है वान डर फैक्टर। तो आज के बाद कोई पूछेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वान डर फैक्टर क्या है, तो क्या बोलना है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जितना टाइम ज़्यादा होगा या कम होगा वो वैल्यू मतलब रेशियो ऑफ दिस इज कॉल्ड व्हाट, वान डर फैक्टर। और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि अगर आज के क्लास में मैंने आपको इस बात का मास्टर बना दिया कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आई निकाल लें, क्या निकाल लें, आई। नॉर्मल तो पक्का निकाल सकते हैं बिना इस बात का टेंशन ले हुए कि टूटा या जुड़ा नहीं मतलब है, नॉर्मल निकाल सकते हैं ना। नॉर्मल निकाल लेते हैं और आई निकालने का तरीका बता दूं तो क्या सीपी अब नॉर्मल नहीं निकाल लेंगे। तो अगर आई अलग से निकालने का तरीका सिखा दें तो आई इंटू सी पी नॉर्मल, सी पी नॉर्मल, तो सी पी नॉर्मल निकालेंगे उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात का हेडक ही नहीं है कि आई कितना पार्टिकल एन ए रहेगा, प्लस रहेगा, सी एल माइनस रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, एन ए सी एल का आई निकालेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट है या ना। अब एग्जाम्पल, अगर आर एल वी पी रहेगा तो आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आर एल वी पी यही था ना, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। अब अगर रहेगा डेल्टा टी बी, सर आई के बी इंटू एम कर दीजिए, हाँ या ना। एबनॉर्मल के लिए, इसके लिए राइट, डेल्टा टी एफ रहेगा सर आई इंटू के एफ इंटू एम कर दीजिए, करेक्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा सर आई सी आर टी कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल तो ही लिखते हैं। यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, उस बात का चक्कर ही लेना है। एन एस सी है तो एन एस सी एल का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, किसका, क्योंकि आप टूटा या जुड़ा उसके लिए तो आई दे रहे हैं ना, राइट। यहाँ पे एम किसका लीजिएगा, एन ए प्लस का या एन एस सी एल का, एन एस सी एल का, टूट रहा है या जुड़ा उसके लिए आई तो दे रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। कितना लाइफ आसान तो है। इसको हटाएं, हो गया ना।
केस ऑफ डिसोसिएशन। तो भाई नहीं था कि सर डिसोसिएशन किसके लिए मेनली रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए रहेगा? मेनली फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। और जल्दी से आइए। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, डिसोसिएशन हो रहा है तो अब इसलिए कटायन आनायन बनेगा, करेक्ट। इससे ज़्यादा जनरलाइज तो नहीं रहेगा। कोफिशिएंट 1 2 माने या एक्स बाई, जनरलाइज कर दिया ना। देखिए तो सही है। सॉल्ट ही ले लीजिए तो सॉल्ट का ए वाला इसका वैलेंसी शो करता है, ए वाला इसका वैलेंसी। क्या ऐसे लिख सकते हैं? एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस न्यूट्रल, ओके। और इसका दिया हुआ रहेगा अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो T इक्वल टू 0 पे मान लेते मैंने नंबर ऑफ मोल ए लिया था, ऐसा क्या था? 0 0। और अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर अल्फा का वैल्यू 1 मतलब 100% डिसोसिएटेड, तो मुझे मतलब ही नहीं है जितना वैल्यू हो, जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ से कितना जाएगा? जेड लेते हैं क्योंकि एक्स वहाँ प्ले हुआ तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जेड, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा? और जेड का बदले क्या लिख सकते हैं? अल्फा का बदले लिख सकते हैं ना, जेड बाई ए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, देन जेड इक्वल टू व्हाट? ए अल्फा। तो क्या यहाँ से ए लिख सकते हैं? ए अल्फा। यहाँ पे क्या रहेगा? एक्स ए अल्फा, ठीक है। अब बाई ए अल्फा। ये लिख पाएंगे? अभी तो पढ़ाए हैं भाई। यहाँ पे अब नॉर्मल मोल किसको बोले हैं? आफ्टर डिसोसिएशन जितना टोटल दिखाई पड़ रहा था। आफ्टर डिसोसिएशन आपके पास क्या है? ए है, ए और ए है, सबको जोड़ दीजिए। सिर्फ ए दोनों लीजिएगा या यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पार्टिकल ना। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं? आई। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए माइनस ए अल्फा प्लस एक्स ए अल्फा प्लस बाई ए अल्फा। और सी पी नॉर्मल के लिए सर अगर डिसोसिएशन नहीं होता बिफोर डिसोसिएशन तो ए ही रहता, तो डिवाइड बाई ए लिखें। देखिए आपका लाइफ कितना आसान हो जाता है। तो आज के बाद कमाल का फार्मूला है, इसको 5 स्टार दे दीजिएगा। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई, रट जाना है। ठीक है ना। तो ये है वान डेर फैक्टर निकालने का तरीका। किसके लिए? दिस इज ओनली फॉर व्हाट? डिसोसिएशन। बहुत टफ है, बार बार ऐसे डिराइव मत कीजिएगा। अब आपको एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई इज द कोफिशिएंट ऑफ कटायन और अनायन, मतलब यहाँ वाला जो टूटने के बाद जो बन रहा है, राइट। तो एक्स प्लस फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट है,
सोडियम सल्फेट का x + y कितना लिखिएगा? बोले 3। कितना लिखेंगे? एल्युमिनियम सल्फेट है और अगर टूटता है कितना लिखिएगा? 5। करेक्ट है ना? K4FeCN6 कितना लिखिएगा? सर ये तो नहीं बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ब्रैकेट के अंदर रहता है ना, उसको सिंगल पार्टिकल सपोज करते हैं। क्या बोलते हैं? इस सेकेंड टर्म में पढ़ना है, लेकिन मैं वहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ तो क्वेश्चन के थ्रू वहाँ पे क्लियर करते रहूँगा कहाँ पे क्या सोचना है। पर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं रहेगा, नॉर्मल सॉल्ट रहेगा, उसका तो x + y निकाल लेंगे। चलिए अब बताइए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। डिफ्यूजन का याद रहेगा, 1 - α + α × x + y। x + y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वेरी गुड भाई, अगर कोई डिसोसिएट हो रहा है तो कम से 2 पार्ट में तो टूटेगा, तभी तो डिसोसिएशन बोलेंगे, राइट? ये तो कॉमन सेंस की बात है। टूट रहा है तो मिनिमम पार्टिकल कितना मिल सकता है? 1 पार्टिकल से 2 पार्टिकल, ऐसा थोड़ी बोलेंगे हाफ पार्टिकल, 1.5 पार्टिकल। तो x + y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 2। तो x + y का मिनिमम ही लेके चलते हैं, कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूँ। x + y का मिनिमम ही, तो 1 - α + 2α, तो 1 + α, मतलब मोर देन 1, यही मुझे प्रूफ करना था मैथमेटिकली। डिसोसिएशन में ऑलवेज भांडा फैक्टर मोर देन 1 होता है। अगर डिसोसिएशन हो रहा तो ऑलवेज भांडा फैक्टर क्या रहेगा? मोर देन 1 दिखेगा भाई, करेक्ट ना? कोई पूछेगा क्यों? तो मान लीजिए, ऐसे बोलेगा, मान लीजिए x + y का मिनिमम वैल्यू कुछ, तो 0 तो मान नहीं सकते हैं अगर डिसोसिएशन हो रहा था। अगर केस डिसोसिएशन का है, लिखिए फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y 1 - α + x + y α × x + y मिनिमम, करेक्ट? तब भी तो 1 - α + 2α कितना? 1 + α। बट भाई x + y का मिनिमम वैल्यू करिए, इसमें यहाँ पे प्लस है और 3 हो गया, तो और भी ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है सर मिनिमम वैल्यू के लिए ही इसका मोर देन 1 हो गया। तो यहाँ पे इसका मतलब आज के बाद डिसोसिएशन में भांडा फैक्टर ऑलवेज, यहाँ से मैथमेटिकल प्रूफ हो गया है, करेक्ट? ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन गया नीट का। डिसोसिएशन केस में भांडा फैक्टर मोर देन 1 होता है। और आई है क्या? CP एबनॉर्मल, तो क्या आई के बदले लिख सकते हैं? CP एबनॉर्मल बाई CP। डिसोसिएशन का सारा केस अभी चल रहा है, नॉर्मल > 1 लिख दें। इसका तो डिसोसिएशन में ऑलवेज CP एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? आई के लिए क्या? MW नॉर्मल भाई, MW एबनॉर्मल लिख सकते हैं। देखिए एक फार्मूला बॉक्स में बनाए थे जिसमें 3 एक साथ था, पीछे के पेज में देखिएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, है ना? और अगर डिसोसिएशन है तो > 1 रहेगा। इसका मतलब है MW नॉर्मल MW एबनॉर्मल > 1, मतलब मॉलिकुलर वेट नॉर्मल > व्हाट ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? इसका मतलब डिसोसिएशन केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा, और वो मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल जो एक्चुअल है उससे कम दिखेगा। दिखना भी चाहिए कम। डिसोसिएशन में अभी जस्ट बताया था ना, Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2Cl कम आ रहा था, एक प्रॉब्लम लिए थे ना, तो आना भी चाहिए था कम, ठीक है? दिस बाय दिस, इसके बदले इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, ठीक है? ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। बट ये किसके लिए है? डिसोसिएशन के लिए। अच्छा, आई का वैल्यू अगर 1 हो गया तो इसका मतलब है देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एबनॉर्मल बिकम्स नॉर्मल, एबनॉर्मल बिकम्स व्हाट? नॉर्मल मीन्स नो
एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है एग्ज़ाम के टाइम पे इस चीज़ से, तो बिल्कुल तैयारी रहता है तो सिलेबस कवर है भाई, तो फिर टेंशन नहीं है। एक काम कीजिएगा, अगर लास्ट में टाइम नहीं बचेगा ना तो मेरा शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक का फॉलो कर लीजिएगा, अल्काइन तक आप बनाइए। मैं अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ जानबूझकर, अगर मैं अभी मैं शेयर कर दूंगा तो सब मेरा ही प्रिंट आउट शॉर्ट नोट्स का निकाल के रख लेंगे। अभी आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसी बहाने कम से कम एक बार लॉन्ग नोटबुक का रिएक्शन को पढ़िए। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते Na2SO4 है और अल्फ़ा का वैल्यू 0.8 है, तो वांडा फैक्टर क्या आएगा? फर्स्ट सर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का यहाँ पे कौन करेगा? 3 ना, ऐसे ही होगा राइट? कितना हो जाएगा? मुझे लगता है 2.6 होना चाहिए। ठीक है, सॉल्ट में पहले किसको लिखते हैं, कटायन को या अनायन को? ClN लिखते हैं या NaCl लिखते हैं? तो सिंपल सा बात है भाई, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। सॉल्ट में पहले कटायन लिखते हैं, बाद में कभी सुने हैं क्लोराइड सोडियम बोलते हुए? पहले क्या बोलते, क्या सोडियम क्लोराइड। तो सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है भाई? सिग्निफिकेंस, बिना सिग्निफिकेंस का रेगुलर क्लास में टाइम थोड़े वेस्ट करेंगे आप लोग को। एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, क्या है? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में इस ब्रैकेट के अंदर जो रहता है ना, वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो दिस वन बिहेव लाइक, ऐसा नहीं कि वाटर में डिजॉल्व किए तो पोटेशियम अलग, आयरन अलग, CN अलग, अलग नहीं करना है। दिस वन ब्रैकेट के अंदर वाला बिहेव लाइक सिंगल पार्टिकल नॉन आयोनाइजेबल। क्या बोलेंगे? मतलब लिखिए, भूल जाइएगा। तो अब तो बता सकते हैं ये क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, कटायन, तो ये पूरा पार्ट क्या रहा होगा, अनायन। ऐसा कोफिशिएंट कितना, 1, तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना रहेगा, 5। x प्लस वाई कितना रहेगा? और अगर मैंने अल्फा 1 दे दिया, जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। इफ अल्फा इक्वल टू 1 देन वांडा फैक्टर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, इसको रट जाना है, करेक्ट? बहुत सारे टीचर स्कूल में सिखाते रहते हैं आई का वैल्यू निकालने के लिए, बिल्कुल इसी फार्मूला को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल पजल नहीं होगा, बहुत सिंपलेस्ट फार्मूला मैं दिया हूँ आपको, ठीक है? 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5। इसका 1 मोल 5 मोल का काम करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, राइट? तो अब नॉर्मल इसका कितना टाइम नजर आएगा, 5 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो आई किसी का भी निकाल लीजिएगा डिसोसिएशन के लिए, क्या अल्फा 0 से 1 के बीच में कुछ भी दे, एक्स प्लस वाई तो पक्का पता रहेगा, ठीक है ना? मानते एक हाइपोथेटिकल मैंने सॉल्ट बोल दिया A2B3, A2 और अल्फा का वैल्यू 0.4 बोल दिया, तो आई का वैल्यू कितना, और डिसोसिएशन बोल रहा हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना रहेगा, 5। 1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 इंटू 5, हाउ मच, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सर एग्ज़ाम में ऐसे भी हो जाता है, एग्ज़ाम में तो डू एंड डाई रहता है ना, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि वहाँ पे रहता है करो या मरो।
यहाँ पे ऑटोमेटिक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है, सर राकेश सर का ही तो क्लास है, मैक्सिमम डांटेंगे, मार्क्स थोड़े डिडक्ट होगा, वहाँ तो है मार्क्स लाना है। देखिए एक्चुअली फाइटिंग एटीट्यूड यही है, फर्स्ट जैसा वो लोग अनाउंस कर रहे हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, तभी जमाने के साथ चलिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा भाई, ऐसा थोड़ा है कि न्यूटन फोर्थ लॉ फिफ्थ लॉ हो जाएगा। अभी भी अगले 20 साल से 40 ईयर से तो EMI ही चल रहा है, चलेगा भी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आगे का साइंस बढ़ा है। प्रोजेक्ट ऐसे थोड़े हुआ कि काइनेमेटिक्स बिना प्रोजेक्टाइल पढ़ाए हुए आगे बढ़ेंगे, वो लोग कुछ भी चेंज करेंगे बट प्रोजेक्टाइल थोड़े चेंज करेंगे। प्रोजेक्टाइल चेंज करे तो बेचारा IIT में जाकर फिर नासा में कैसे पहुंचेगा, सेटेलाइट के लिए, मिसाइल के लिए। बेसिक तो वही रहता है ना। अब कोई पूछेगा कि मैं अमेरिकन टोन का फोनेटिक्स सिखाऊंगा, ABCD मत पढ़ो, लिखिएगा कैसे, राइट? तो बेसिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब एसोसिएशन अगर सीख ले तो काम बन जाएगा। केस ऑफ एसोसिएशन, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे n क्या है, नॉट मोल नहीं है, इसका कोफिशिएंट है, राइट? Na कन्वर्टेड टू व्हाट, An, करेक्ट? अगर n का वैल्यू 2 तो इसको बोलेंगे डाइमर। क्या बोलेंगे? डाइमराइजेशन। n का वैल्यू 3 तो 3a कन्वर्टेड टू व्हाट, सिंपल सा लॉजिक है ना, ये 3, तब क्या बोलेंगे? ट्राइमर। n का वैल्यू 4 तब क्या पढ़िएगा, बोलिए? टेट्रामर। 5 रहेगा तो, अब बहुत सारा रहेगा तो पॉलीमर। ये बोलेंगे ना, मोनोमर कन्वर्टेड टू पॉलीमर, इतना आसान था। और n का वैल्यू 1 रहेगा तो सर एसोसिएशन हुआ ही नहीं, एसोसिएशन नहीं हुआ, तो n का मिनिमम वैल्यू तो कितना होना पड़ेगा? अच्छा थोड़ी बोले एक पार्टिकल और हाफ पार्टिकल जोड़ेंगे, n का मिनिमम वैल्यू कितना, 2 रहेगा, तभी एसोसिएशन का केस बनेगा। अदरवाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भांडा फैक्टर 2 रहेगा, वो 1.5 भी हो सकता है, बट यहाँ पे n का वैल्यू कितना रहना चाहिए, मिनिमम 2 रहना चाहिए। एसोसिएशन का मतलब डाइमर से तो स्टार्ट करेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में एसोसिएट होता है, क्या बनता है? सुक्रोज। बट सुक्रोज बनता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउट भी होता है, पता है कि नहीं? भाई तो पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर मेरी तरफ देखते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गिव सुक्रोज, तो इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउट होता है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, डाइमर। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? अभी मतलब सर एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं व्हेन 2 बिगर मॉलिक्यूल जुड़ना, एसोसिएट एंड अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, अमोनिया आउट। तो बड़ा मॉलिक्यूल जुड़ता है और उसके जुड़ने के ड्यूरेशन में अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल आउट हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कंबाइंडली कॉल्ड व्हाट, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो बाद में वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो जैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है, ठीक है? यहाँ से इसका एम मोल लेते हैं, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो जनरली और एक काम होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट में, लाइक एसिटिक एसिड ड्यू टू H बॉन्डिंग आपस में जुड़ते रहता है, ठीक है? तो एक और यहाँ से चला गया X, तो यहाँ पे कितना बनेगा? बोलिए X/N, N से 1, इसका कोफिशिएंट अब कितना है भाई? N से 1, तो 1 से 1/N, तो X से X/N, सही है ना? चलिए, और X के लिए लिख सकते हैं अल्फा इक्वल लिख सकते हैं X/A नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स
टेकन, देन x इक्वल टू ए अल्फा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए अल्फा बाई एन, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या ए और ए कैंसिल हो जाएगा? वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा वाई एन। ये फार्मूला किसके लिए मैंने दे दिया? एसोसिएशन के लिए। तो डिसोसिएशन के लिए अलग फार्मूला, एसोसिएशन के लिए अब बिल्कुल जनरलाइज कर दिया हूँ। अब एन का वैल्यू सर डाइमर रहेगा तो दो पकड़ेंगे, ट्राइमर रहेगा तो, अगर एसोसिएशन में डाइमर बन रहा है तो एन का वैल्यू क्या पकड़ना है? 2। ट्राइमर है तब क्या लीजिएगा? 3। टेट्रामर है तब क्या लीजिएगा? 4। और पॉलीमर है तो एन। ठीक तो है, लिख लीजिए। कल मैथ का टेस्ट था ना यहाँ पे, आप दिए थे? आपको मैथ है? कल दिए थे? कितना मार्क्स आया है? ग्रुप में शेयर होता है मार्क्स? देखना चाहिए। टेस्ट देके मार्क्स नहीं देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, देखना है। ठीक है, टेस्ट देंगे तो उतना ही इंटरेस्ट से मार्क्स देखना है, उसमें आप काम कर रहे हैं ना। और पेपर घर मिल रहा है ना, घर पे ले जाने के लिए, वो भी देखना है, आंसर की भी मिलता है। अदरवाइज आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आपका मिस्टेक नहीं समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। देखने में 10 मिनट लगता है भाई, 1.5 घंटा का काम किए हैं, उसका कंक्लूजन तो 10 मिनट लेंगे। सीबीएसई में 95% मार्क्स एवरेज मार्क्स होता है, लेकिन इंग्लिश वगैरह ठीक रखिएगा। ऐसा आप लोग का अच्छा ही है, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। और कोई सब्जेक्ट क्या लिए हैं? फिजिकल एजुकेशन लिए हैं या कंप्यूटर लिए हैं? 6 सब्जेक्ट मैं, कोई बात नहीं है। तो मैथ का भी क्यों नहीं टेस्ट दे देते हैं यहाँ पे? प्रैक्टिस हो जाएगा ना बोर्ड के लिए। और नहीं देते हैं तो जो ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप किसी फ्रेंड से मांगते रहिएगा या मुझसे मांग लीजिएगा, एक ही बार मैं सारा पेपर दे दूँगा। चलिए स्टूडेंट, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? डाइमराइजेशन, और अल्फा का वैल्यू अगर 0.4 है तो आई का वैल्यू क्या होगा? तो सर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, तो 1 माइनस 0.4 अब प्लस 0.4 बाई 2, यही रहेगा ना? 0.8। तो डाइमर के लिए कुछ भी देंगे अल्फा तो निकल जाएगा। ये क्या है? ट्राइमर। अल्फा का वैल्यू और 0.6 है, आई का वैल्यू कितना? मैं रैंडम ले रहा हूँ, तो प्लानिंग करके नहीं। इतना आसान तो फार्मूला बना दिए हैं। अब डेरिवेशन करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नंबर ऑफ मोल ए लेकर डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दीजिए। प्लस 0.6 बाई वाट कितना? 0.7। करेक्ट है ना? तो कुछ भी देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है,
अब ऑब्जर्वेशन, एसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा वाई एन, इसका मैक्सिमम है, इसका एन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? डाइमर से तो पक्का स्टार्ट करेंगे, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, किसके लिए? डाइमर के लिए, करेक्ट। कितना नजर आएगा? वन माइनस, आपको नहीं था कि 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं? हर केस में ऐसा रहेगा, 1 में से कुछ घटाना पड़ेगा, हर केस में 1 में से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एसोसिएशन के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, ऑलवेज एसोसिएशन में वांडा फैक्टर लेस देन 1 ही आएगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वांडा फैक्टर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। और अगर वांडा फैक्टर लेस देन 1 आता है, सी पी एब नॉर्मल बाई सी पी नॉर्मल लेस देन, मतलब सी पी एब नॉर्मल कम दिखेगा, राइट? सी पी एब नॉर्मल लेस देन व्हाट? एग्जाम में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना रहेगा वो कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल एब नॉर्मल वैल्यू देना है, मतलब जो सॉल्वेंट में डालने के बाद मिलता है, पेपर पे जो मिलता है वो नहीं, जो रियल में मिल रहा था। रियल में क्या मिलेगा? एसोसिएशन या डिसोसिएशन। लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो आप क्वेश्चन बनाने से आइडिया मिलेगा, ठीक है। ये क्या लिखेगा? नॉर्मल डिवाइड बाय एब नॉर्मल लेस देन, इसका मतलब अब इस केस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एब नॉर्मल से कम दिखेगा, एब नॉर्मल ज़्यादा दिखेगा, हाँ या ना? क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, 2 मॉलिक्यूल मिलकर 2 मोनोमर मिलकर डाइमर बन गया है, तो मॉलिक्यूल बेटा ऑटोमेटिक ज़्यादा दिखेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है भाई, एसिटिक एसिड का ही किसी वजह से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बन रहा है, इसका अल्फा का वैल्यू दे दिए 0.6, तब एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा हूँ, क्या नहीं निकाल लीजिएगा? एम नॉर्मल बाई व्हाट? एम एब नॉर्मल, सॉरी हाँ, इक्वल टू व्हाट? आई यहाँ पे पुट करते वहाँ से आई निकाल कर, तो नॉर्मल आपको पता है तो एब नॉर्मल नहीं निकल जाएगा? नॉर्मल 60, तो यहाँ से एब नॉर्मल निकाल के दिखाइए तो कितना आता है? तो आप एक क्लास पीछे हैं इससे, ओल्ड बैच से, और वो क्लास में सिर्फ 1 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। इसको बाद में बना लीजिएगा घर पे, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, यहाँ सुनिएगा। तो 1 से 10 तक का क्वेश्चन जो बनाए हैं उसका सॉल्यूशन देख पाएंगे वीडियो से, थ्योरी नॉट ए सिंगल लाइन। जो एक्सरसाइज 1 है ना असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट, उसमें 1 से लेकर 10 या 12 तक क्वेश्चन से सॉल्व किए हैं, तो उसको तो फॉलो अप कर सकते हैं। तब मैं, लेकिन कल 6 बजे तक करना है काम, क्योंकि कल 6:30 से फिर मैं वहाँ से आगे अगर बना सकता हूँ, नहीं कीजिएगा तो फिर मुझे फिर से कल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रुकना पड़ेगा। तो
हो जाएगा, ठीक है। वो हार्डली 1.5 आवर का है, वो भी मैं ज़्यादा बोल दिया, लेकिन शायद वो 2 वीडियो लेक्चर मिलाकर, अच्छा मैं देखता हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। अगर लगता है कि नहीं वो खिचड़ी बन रहा है तो फिर अलग से करूँगा।